हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं। तो आज की क्लास के लिए आप सब रेडी हैं? एक बार जल्दी से यस लिख के बता दीजिए। जीके जीएस की अपनी जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज नेक्स्ट क्लास है, उसके लिए सब दोस्त रेडी हैं? ओके, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई क्या कहता है, देखने में जितना क्वेश्चन आसान लग रहा है ना, उतना ही ये क्वेश्चन क्या है, डीप है। इन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म में दो सेक्ट हैं, एक है हीनयाना और एक है महायाना। देखिए एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा ना आपको, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका भी आंसर मिलेगा। दो सेक्ट हैं हीनयाना और महायाना। ये जो हैं ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए थे? क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि हीनयान क्या होते हैं और महायान क्या होते हैं। ऐसे ही जैनिज़्म है, जैनिज़्म में भी हैं। जैनों के भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। ठीक है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। यहाँ पे बात करते हैं हीनयान और महायान की। हीनयान जो हैं ये वो लोग हैं जो बुद्धा ने जैसे बोला था कि मेरी मूर्ति पूजा मत कीजिएगा, मेरे को ज़्यादा मतलब ऐसे शो बोलते हैं ना जिसे, वैसा मत कीजिएगा, मेरे को सिंपली अपने मन में याद कीजिएगा, मेरे को एज इट इज़ वैसा ही कीजिए, ऐसा भगवान मत बना दीजिएगा। ये बुद्धा के वर्ड थे। तो ये हीनयाना ये लोग हैं, ये सेम वैसे ही करते हैं। बट ये जो महायान है, महायान वालों ने क्या किया, ये बोलते कि नहीं, इन्होंने दूसरा सेक्टर अपना लिया। इन्होंने बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट करने लग पड़े, उनकी मूर्ति पूजा करने लग पड़े, ये वो। इवन कि महात्मा बुद्ध जो थे वो खुद मूर्ति पूजा वगैरह के खिलाफ थे। बट महायान वाले जो हैं ये अपोजिट हो गए, इन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह करना शुरू कर दी। तो ये जो सेक्ट है ये महायान है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि हीनयान और महायान जो हैं ये किस में रिकॉग्नाइज हुए थे? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, फोर्थ में, या फिर अशोका के द्वारा या नागार्जुन के द्वारा? तो ये जो है मेरे भाई ये हुए थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। कौन सी में? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान जो हैं ये दोनों अलग अलग सेक्ट बन गए थे। चलिए इसके सिवाय जैनिज्म का देख लेते हैं। एक आते हैं श्वेतांबर, एक आते हैं दिगंबर। जैनिज्म में आपने एक बात सुनी होगी कि जैन जो होते हैं वो न्यूड रहते हैं। जो होते हैं न्यूड रहते हैं ना, जो वो होते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर वाले क्या करते हैं, ये न्यूड रहते हैं, विदाउट क्लोथ रहते हैं। श्वेतांबर विदाउट क्लोथ रहते हैं। ये कहते हैं जो श्वेत अंबर है, ऊपर हमारा आसमान है, वही हमारे वस्त्र हैं। और दिगंबर जो हैं ये विद क्लोथ्स रहते हैं, ये क्लोथ्स डाल के रखते हैं। क्लियर है इतना सा पॉइंट? चलिए अब आगे और देख लेते हैं इसका कि काउंसिल्स जो हैं बुद्धिज़्म की वो कितनी हुई थी, टोटल हुई हैं कितनी काउंसिल्स मेरे भाई? टोटल हुई हैं 4 काउंसिल्स। एक मिनट, टोटल कितनी काउंसिल्स हुई हैं? टोटल हुई हैं 4। तो सबसे पहली काउंसिल की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। सबसे पहली काउंसिल की बात करते हैं, वो हुई थी 483 BC में हुई थी। बात की जाए किंग कौन था, तो किंग था हमारा अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है ये किंग थे उस टाइम के। क्लियर। और बात की जाए जगह कौन सी थी, तो जगह थी राजगीर। कौन सी जगह थी? राजगीर। टाइम पीरियड भी आ गया, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। टाइम, एक मिनट, सॉरी, ये आ गई पहली। और दूसरी जो है, दूसरी हुई थी 383 BC में। 383 BC में किसके द्वारा? काल अशोका के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। वैशाली में जो है दूसरी की गई थी। फिर आती है इसके सिवा तीसरी इंपॉर्टेंट आती है। तो तीसरी कब हुई थी? तीसरी हुई थी 250 में, 250 BC में। 250 BC में हुई थी, तीसरी हुई थी। तो इस टाइम पे किंग कौन थे? इस टाइम पे किंग थे अशोका। अशोका जो है वो किंग थे। और लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो लोकेशन थी। और फोर्थ जो काउंसिल हुई है, सबसे लास्ट वाली, वो ही हुई है 72 AD में। ठीक है, ये AD में हुई है, ये BC में नहीं हुई है। क्लियर, इतना सा ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों जो है ये BC में है, और ये फोर्थ वाली AD में हुई है। ये हुई है किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के द्वारा कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में हुई है ये काउंसिल्स। क्लियर है सभी दोस्तों को? बुद्धिज़्म के रिलेटेड इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे, और ये सारा का सारा जो बुद्धिज़्म है आपको क्लियर कर दिया 3-4 मिनट में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल गुड इंडस्ट्री? इनमें से कौन सी जो है वो एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री? ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये आपकी रिवीजन के लिए है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी बच्चे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका आप सभी बच्चे देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? इंडिया की, भारत की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है वो कितनी रैंक है 2023 में? 2023 में, क्योंकि अभी वाला जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, तो 2023 का पूछ सकते हैं। तो 2023 में इंडिया की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो है वो कितने नंबर है? तो ये इंडिया जो है हमारा ये आ जाएगा कितने नंबर? 7th नंबर पे जो है इंडिया आ जाएगा। यहाँ पे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी हो रहा है, इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है इंडिया के क्लाइमेट पर भी। क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? यहाँ ये देखिए क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो कौन से शहर में लोकेटेड है भारत के? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो भारत के किस शहर में लोकेटेड है? क्लियर? तो ये कहाँ लोकेटेड होगा मेरे भाई? ये है पटियाला में। पटियाला कहाँ है? पंजाब में। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये लेवल ऊपर है क्वेश्चंस का जो आप करवा रहे हैं, कुछ बोलते हैं नीचे है। मैं आपको एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए लेवल कैसे ऊपर नीचे होता है, यही क्वेश्चन है ना, यही सिंपल एक क्वेश्चन है। अब अगर एग्जामिनर को इस क्वेश्चन को ईजी करना होगा ना, मान लीजिए आर्मी ट्रेड्समैन वालों के लिए ये क्वेश्चन डालना है, तो वो एग्जामिनर कैसे डालेगा कि बताइए भाई कौन सी स्टेट में है, स्टेट में लिख देगा। तो स्टेट पंजाब है, पंजाब ऑलमोस्ट बच्चों को याद रहेगा। फिर वो अगर उसको थोड़ा और टफ करना होगा तो पूछ लेगा भाई कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट आ गया। फिर उसको और टफ करना होगा तो पूछ लेगा भाई कब बना था, तो 1961 में बना था। ठीक है, इस तरह से जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन का लेवल जो है अप करता है। क्वेश्चंस चेंज नहीं होते हैं, क्वेश्चंस वही रहते हैं, चीज़ें सेम वही रहती हैं, बस चेंज होता है। तो मेरे भाई क्या चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ उसका डेप्थ में पूछ लेता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो गहराई में पूछता है कि भाई इसका ये बताइए, ये बताइए। छोटी छोटी चीज़ों में उसको तोड़ने लग पड़ता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट हो गया। क्लियर है? यहाँ तक हो गया आप सभी का। इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, पटियाला में है। पटियाला कहाँ है? पंजाब में है। इसके सिवा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई एशिया का लार्जेस्ट जो है, ठीक है, एशिया का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, एशिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये क्योंकि ये एशिया लेवल पे है, चाइना वाइना उन सभी से आगे है। ठीक है, चाइना से दूसरा तीसरा जितने शहर हैं उन सभी से जो है सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सभी दोस्त एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास जो है वो कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एशियन रिकॉर्ड बैटर्ड इन द क्लब थ्रो इवेंट एट खेलो इंडियन पैरा गेम्स। खेलो इंडियन पैरा गेम्स जो हुए हैं उसमें क्लब थ्रो एक गेम होती है। क्लब थ्रो ऑलमोस्ट मुझे लगता है बच्चे नहीं जानते होंगे वो होती कैसी है। इसे ऑलमोस्ट जो है वो आप कह सकते हैं हैंडीकैप्ड लोग जो होते हैं वो खेलते हैं चेयर के ऊपर बैठ के। इसमें होता क्या है, एक बेसबॉल शेप में एक ऑब्जेक्ट होता है इस शेप में, और ये क्या करते हैं, उसको व्हील चेयर पे बैठ के उसको थ्रो करते हैं दूर, जैसे शॉट पुट होता है ना, सेम टू सेम शॉट पुट की तरह, जहाँ डिस्क होती है वैसे, और इसको थ्रो करते हैं। तो ये होता है क्लब थ्रो इवेंट। तो इसमें इन्होंने पूछा है क्लब थ्रो इवेंट में 2023 इंडियन पैरा गेम्स में जो है वो कौन सी जो है टीम है वो रिकॉर्ड होल्डर रही है इस बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हरियाणा जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। कितने मेडल्स के साथ? टोटल लिए हैं इन्होंने 105 मेडल, जिसमें से 40 मेडल्स जो हैं वो क्या हैं? गोल्ड हैं। टोटल 105 जिसमें से 40 मेडल गोल्ड हैं। और सेकंड नंबर की बात की जाए तो यूपी जो है वो सेकंड नंबर रहेगा, और तमिलनाडु जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो थर्ड नंबर पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर फाउट। देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है वो कब लड़ी गई थी? किंगडम ऑफ मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। क्लियर? ये जो है ये कब लड़ी गई थी? जल्दी से ऑप्शंस आने दीजिए। टोटल कितनी हुई है मेरे भाई? टोटल हुई हैं 4 हुई हैं। क्लियर? टोटल कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं, 4 टाइम्स हुई है। फर्स्ट हुई थी 1767 से लेके 1769 तक। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया हुआ है ये फोटो, ठीक है, इसका 4 का। आप डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो अपडेट्स रहते हैं, पीडीएफ्स रहती हैं कुछ फ्री वाली, तो वो आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। सेकंड की बात की जाए तो 1780 से लेके 1784 तक हुई थी। थर्ड जो है 17
1790 से लेके 92 तक, और थर्ड जो है 98 से लेके 99 तक। क्लियर है, ये 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं। क्लियर, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा सेकंड वाली, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होता हुआ दिखेगा। क्लियर है, तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो किसका होता है। स्टेबल इकोसिस्टम से आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, जिसमें बायोटिक अबायोटिक सभी टाइप के कंपोनेंट्स जो हैं वो वहाँ पे रहेंगे, और मेन जो बात है वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहता है। लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहता है, वो चीज़ चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने नाइफ ली, एक ले ली आपने प्लास्टिक की, और दूसरी ले ली आपने आयरन की ले ली, ठीक है। और आप अगर पूछेंगे कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सी है, ज़्यादा लंबे तक चलने वाली, समय तक कौन सी है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे आयरन की, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल भी होगी, हार्ड भी होगी, ये रीयूज़ में भी आ जाएगी दोबारा। और प्लास्टिक जो है ये ईजिली टूट भी सकती है, इतनी स्टेबल भी नहीं होगी, और रीयूज़ में भी नहीं आएगी, उल्टा पोल्यूशन भी जो है वो कर सकती है। क्लियर, तो इसी के साथ मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है ये वो हमारा क्या आएगा, ओशियंस जो है ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम आएगा। क्यों, क्योंकि ये लंबे समय तक खुद को जो है वो नहीं बदलते हैं। डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में भी बदलाव आते रहते हैं। फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट में भी आते रहते हैं। आज समर है, कल विंटर है, कल को पतझड़ आ जाएगा। माउंटेन्स में भी सेम रहता है। क्लियर, तो ओशियंस जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई हमारे ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ 1991, उसके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। देखिए 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ ना, उसके पहले हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। क्या थी, क्लोज इकोनॉमी थी। क्लियर है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, इसके ऊपर मैं आपको पहले भी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया कि बाहर के देशों के साथ लेन देन जो है वो इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं होता है। क्लियर, तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो उस टाइम पे 1991 का जो रिफॉर्म हुआ है, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। और इंपॉर्टेंट बनेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की गई है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्लियर, प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जिन्हें हम कहते हैं, वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद जो है इकॉनमी जो हमारी लिबरलाइज्ड की गई, क्या की गई, लिबरलाइज्ड की गई इकॉनमी, और साथ में ओपन इकॉनमी की गई, जिसमें कि हम ओपनली जो है ट्रेड वगैरह सब कुछ होने लगेगा। क्लियर ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट कॉल्ड बबूल मक्का। बबूल मक्का के नाम से किस पोर्ट को जो है वो जाना जाता है, या फिर गेट ऑफ मक्का। बबूल मक्का या फिर गेट ऑफ मक्का के नाम से किस पोर्ट को जाना जाता था, किस टाइम पीरियड में, मुगल पीरियड में। ठीक है, तो मुगल पीरियड में किस पोर्ट को जाना जाता था इस नाम से, तो ये जाना जाता था सूरत के पोर्ट को। किसके पोर्ट को, सूरत के पोर्ट को। सूरत कहाँ है, गुजरात में सूरत है। सूरत के पोर्ट को बबूल मक्का या फिर गेट ऑफ मक्का के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोर गीत जो है ये किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है। बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। इंडियन क्लासिक डांस फॉर्म, टोटल कितने हैं इंडियन क्लासिक डांस फॉर्म, 8 हैं भाई। क्लियर, 8 हैं, वो आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, वो बार बार वो रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोर गीत की बात की गई है, तो बोर गीत जो है वो किससे संबंधित है, तो बोर गीत आ जाएगा सत्रिया से संबंधित। तो सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया आएगा असम का, और ये सबसे लेटेस्ट डांस फॉर्म भी है। कहाँ का है, असम का है, और सबसे लेटेस्ट डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद पैरा पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग से संबंधित इनमें से कौन सा प्लेयर जो है, पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित कौन सा प्लेयर है। चलिए जल्दी से सभी दोस्त आंसर आने दीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं बवीना पटेल की। तो बवीना पटेल जो है ये किससे संबंधित है, ये व्हील चेयर टेबल टेनिस जो होता है मेरे भाई, व्हील चेयर टेबल टेनिस, ये उससे संबंधित है। क्लियर, ये उससे संबंधित है। और ये जो है सुधीर, हमारे ऑप्शन नंबर सी ये होगा बिल्कुल सही आंसर। पावर लिफ्टिंग से एसोसिएटेड कौन है, सुधीर, ऑप्शन नंबर सी।
पैरा पावर लिफ्टिंग में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है, गवर्नर, कौन सा, कहाँ गया भाई गवर्नर हमारा, ये रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद की अवधि से संबंधित होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस से संबंधित जो है वो कौन सा आर्टिकल होता है, गवर्नर की। गवर्नर की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, 152 से लेके 162 तक जो है ये आर्टिकल्स किसके रिलेटेड होते हैं, गवर्नर के रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा हुआ है कि बताइए भाई कि कौन सा इसकी टर्म के रिलेटेड है। ठीक है, 52 नहीं 56 होगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, 56, 156 से 162 तक। तो आर्टिकल नंबर 156 जो है ये रिलेटेड होता है, संबंधित होता है गवर्नर के टर्म ऑफ ऑफिस से। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है कि कितना कार्यकाल जो है उसका ऑफिस में होगा। क्लियर सभी दोस्तों को, कोई डाउट रह जाए किसी भाई को तो बता दीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, हेल्पफुल लग रहे हो तो एक बार वीडियो को सभी दोस्त जो है वो ईमान से लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पद्म भूषण अवार्ड है भाई यहाँ पे मेंशन, एक और लेजेंडरी भारतनाट्यम एक्सपोनेंट, थियोसफिस्ट एंड फाउंडर ऑफ कला क्षेत्रा डांस। कला क्षेत्रा डांस से आप पहचान सकते हैं क्योंकि ये मैं इस पे करवा चुका हूँ। कला क्षेत्रा डांस जो स्कूल है इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर थे रुक्मणी देवी, ठीक है, रुक्मणी देवी। अगर आपको ये नहीं भी पता कि भाई पद्म भूषण अवार्ड किन्हें मिला था, भारतनाट्यम के एक्सपोनेंट थे, थियोफिस्ट थे, ये सब नहीं पता था, अगर आपको सिंपल इतना सा पता होता कि कला क्षेत्रा के डांस स्कूल के फाउंडर हैं, तो रुक्मणी देवी अरुणदल्ले जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या, रुक्मणी देवी अरुणदल्ले। इसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ये सोनल के ऊपर बनता है, सोनल मानसिंह के ऊपर। सोनल को भी क्या है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, विभूषण मिला है, इन्हें भूषण नहीं मिला है, ठीक है। पद्म विभूषण मिला हुआ है तो इनके ऊपर भी जो है स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो गए, स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन हो गए, इसके सिवा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए, जीएस के क्वेश्चन हो गए। ये सभी मिक्सअप लेके चल रहा हूँ, ये सीरीज आपके एग्जाम तक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप चाहें तो इसके सिवा एक प्रैक्टिस सेट जो है वो भी लॉन्च किया गया है, अगर आप चाहें इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो भी ले सकते हैं। क्लियर, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ह्यूमन सॉलिडेटरी डे जो है वो कब मनाया गया था। ह्यूमन सॉलिडेटरी डे का आपको अगर मोटा मोटा मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या मीनिंग होता है इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, मानव की जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर वो गरीब है उसे गरीबी से निकालना, अगर भूखा है भूख से निकालना, बीमारियां हैं बीमारियों का इलाज करवाना, वो सब मतलब जिन जिन चीज़ों में ह्यूमन बीइंग जो है वो लैक कर रहा है, कमियां हैं जो जो उसमें, उन सभी को सुधारना जो है उसे कहा जाता है ह्यूमन सॉलिडेटरी डे। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो है ये सबसे पहले मनाया गया था मेरे भाई 22 दिसंबर को 2005 को। क्लियर, सबसे पहला जो है वो 22 दिसंबर को मनाया गया था। उसके बाद इन्होंने असेंबली जो की अपनी बनाई, जनरल असेंबली बनाई यूएन में अपनी जो जनरल असेंबली बनाई इन्होंने, उसमें फिर ये अनाउंस किया कि हम इसके बाद जो है हर साल 20 दिसंबर को जो है इस दिन को मनाएंगे। 20 दिसंबर, हर साल 20 दिसंबर को ये दिन ह्यूमन सॉलिडेटरी डे जो है ये हम मनाया करेंगे। क्लियर, सबसे पहले जो असेंबली बनाई थी वो कब बनाई थी इसकी, 22 दिसंबर को 2005 को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। और अभी जो है रेगुलरली कब बनता है, 20 दिसंबर हर वर्ष में। क्लियर दोस्तों, तो सभी दोस्त एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छी लग रही हो तो, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो सभी दोस्त एक बार लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचने से पहले ये चीज़ आप देख लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, इसकी डायग्राम है, मैंने समझाने की कोशिश की है बनाने की। ये इसलिए बनाया है कि आपको समझ आ सके और अच्छे से आपको जो है वो समझा सकूँ, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो है ये क्या आता है, नसल कैविटी आती है जिसे हम नोज़ कहते हैं, ठीक है। नसल कैविटी होती है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। फिर आता है पेरिनिक्स, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लैरिनिक्स, फिर फोर्थ नंबर पे ये जो पाइप होती है इसे हम कहते हैं ट्रैकिया, ये फोर्थ नंबर पे आता है। फिफ्थ नंबर पे जो है ये जो आगे गुच्छे जैसे बनते हैं जहाँ से पाइपें जो हैं वो डिवाइड होती हैं, ठीक है, लंग्स में जाने वाली, तो उन्हें हम कहते हैं ब्रोंची।
और उसके बाद जो है जो ब्रोंकलीज होती हैं कौन सी, जो आगे जो है यहाँ पे आके गांठें टाइप बनती हैं जिससे आगे ये स्प्रेड हो जाते हैं। फिर जो आगे स्प्रेड हुआ हुआ पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एलोविली, और लास्ट में सबसे नीचे जो ये पोर्शन बचता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। क्लियर है? ये आपको इसलिए बना के दिखाया ताकि आपको ईजिली जो है समझ आ जाए, नहीं तो ऐसे आपको नाम जो है याद करने में प्रॉब्लम आ सकती थी। सबसे पहले नसल कैविटी, फिर पेरेनिक्स, फिर लायनिक्स, फिर ट्रैकिया फिर उसके बाद ब्रोंकी, फिर ब्रोंकलीज, फिर एलोविली। ठीक है, क्लियर है? तो बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अभी हमारा क्वेश्चन। तो अभी सभी दोस्त जो हैं इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। तो उन्होंने बोला है कि करेक्ट सीक्वेंस में बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जल्दी से अभी इसका आंसर आप सभी दोस्त जो हैं वो कमेंट में कर दीजिए, क्योंकि इसका आंसर आपको मैं पीछे ही बता चुका हूँ। क्लियर है? जो चीज़ बता चुका हूँ उसका आंसर अभी आप खुद करेंगे मेरे भाई। क्लियर? बताइए जल्दी से कि किस सीक्वेंस में होते हैं, सबसे पहले कौन सा होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। क्लियर? ये आंसर जो है वो आप दोस्तों का होमवर्क रहेगा। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलाउड इंडिया टू बिकम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो इंडिया में आया था ताकि, किस लिए, क्या मकसद था उसका? इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी स्लैब्स की। इसमें कितनी स्लैब्स होती हैं भाई? 4 स्लैब्स होती हैं। पहली 5%, दूसरी 12%, क्लियर, तीसरी जो है स्लैब्स वो होती है 18% की, और लास्ट फोर्थ स्लैब्स जो है वो होती है कितनी? 28% की। क्लियर? इसके सिवा ये आया कब था? ये आया कब था? ठीक है, इसका जो एक्ट बना था, अमेंडमेंट एक्ट बना था, ये 2016 में ही बन चुका था। बट ये बोलते हैं ना ऐसे वर्किंग में आना, तो वर्किंग में आया था 1 जुलाई 2017 को। कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। और कौन से नंबर की अमेंडमेंट का बिल बना था? तो 122 नंबर अमेंडमेंट बिल जो है ये बना हुआ था। तो एक्ट में कौन सी अमेंडमेंट थी? तो 101 नंबर की अमेंडमेंट थी जब इसको एक्ट बनाया गया था 2016 में। और बिल के तौर पे राज्यसभा और लोकसभा से जब पास करवाया गया तो 1 जुलाई 2017 को फाइनली जो है ये पावर में आ चुका था। इसका मोटो क्या था? जो मेन बात आती है, मोटो क्या था? इसका मोटो था 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट, मतलब एक नेशन होगा, एक टैक्स होगा और एक मार्केट होगी सारी। क्लियर है? तो अभी आपको आंसर भी जो है मैं बीच में बता चुका हूं। तो इसका क्या मोटो था? ईस्ट और वेस्ट मार्केट बनाना, कॉमन मार्केट बनाना, या फिर एक सेपरेट मार्केट बनाना, या फिर ऊपर में किसी ऑप्शन में से एक से ज़्यादा है। तो इसका मोटो था कॉमन मार्केट बनाना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी का मेन मोटो क्या था? कि एक कॉमन मार्केट होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो रंग कौन सा होता है भाई? उसका जलने का रंग जो है वो कौन सा निकलता है? फ्लेम का रंग कौन सा निकलता है? मैग्नीशियम जब हवा में हम जलाएंगे, हवा में ऑक्सीजन होगा, तो वो कौन सा रंग प्रोड्यूस करेगा? वो वाइट या फिर एक कहते हैं आप इससे भी ज़्यादा तेज़ वाइट जो होता है ना, वैसा कलर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मॉडर्न डे नेम ऑफ एरिया वेयर द कोलेजियम स्टैंड्स? कोलेजियम स्टैंड एक जगह है। क्या है मेरे भाई? कोलेजियम स्टैंड एक जगह है जो कि कहाँ पे है? रोम, इटली में। रोम कहाँ का है? इटली में। इटली का एक शहर है रोम, वहाँ पे है। ये एक बिल्डिंग टाइप है यार, ऐसे सर्कुलर टाइप। आपने मूवीज़ वगैरह में बहुत बार देखी होगी, ऐसे बिल्डिंग है, एक साइड से ऊपर है, एक साइड से नीचे है। ठीक है, ऐसे ऐसे डब्बे जैसे बने हुए हैं। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ का। तो इन्होंने ये कहा है कि वो जो एरिया है जहाँ पे जो कोलेजियम स्टैंड है, उसका अभी जो है करंटली नाम क्या है, वो उसका मॉडर्न डे नेम क्या है उस एरिया का? एरिया का पूछ रहे हैं भाई, नाम क्या है? ठीक है, एरिया का नाम पूछ रहे हैं। तो एरिया को कहा जाता है पैलेटिन हिल्स। एरिया का नाम क्या है? पैलेटिन हिल्स जो है उस एरिया का नाम है। कोलेजियम स्टैंड जो है उसका एरिया का नाम पैलेटिन हिल्स है। मैं ट्राई करूंगा आपको ग्रुप पे अभी जस्ट क्लास के बाद इसके फोटोज जो हैं वो शेयर कर दूं। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। क्लियर दोस्तों? इसके बाद आप सभी दोस्तों ने वीडियो को लाइक करना है ईमान से, और एक बार बताते जाना है कि क्लास आपको कैसा लगा है। रिव्यू दे दीजिएगा सभी दोस्त, ठीक है, कि या कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट लेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अंगोर वाट
फ्रॉम अ हिंदू टू ए बुद्धिस्ट टेम्पल। इन्होंने पूछा कि भाई अंगोर वाट जो है, अंगोर वाट एक जगह थी जहाँ पे मंदिर थे हिंदुओं के। इन्होंने पूछा अंगोर वाट को एक हिंदू से बौद्ध मंदिर में बदलने का कारण क्या था। अंगोर वाट एक जगह है, वहाँ पे हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे एक टाइम पे, उसको फिर इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, बुद्धिस्ट मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके पीछे का ये वजह पूछ रहे हैं कि क्या वजह है। क्या उसके पीछे की ये वजह कि जो वहाँ की शाही परिवार था उनका पतन हो गया। क्या उसके पीछे ये वजह थी कि इन्वेजन किया, इन्वेजन होता है घुसपैठ करना या आक्रमण करना, जो पड़ोस के एम्पायर थे उन्होंने, या फिर अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से, या फिर चेंज इन रॉयल रिलीजियस प्रेफरेंस कि जो वहाँ की शाही परिवार थे उनकी धार्मिक जो आस्था थी वो बदल गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए एक बच्चा जो अपनी क्लास का है वो है राजा भाई एक एरिया का, ठीक है, और उसको जो है वो पहले जो चावल खाना बहुत पसंद थे, तो वो बोलता था कि मुझे चावल बहुत पसंद है। तो उसकी जो प्रजा होगी ना पूरी, वो सभी क्या करेंगे, अपने एरिया में चावल उगाएंगे, क्योंकि उन सभी को पता है कि राजा जो है वो चावल खाना राजा को पसंद है, तो वो सभी चावल उगाएंगे। फिर राजा ने एक दिन अनाउंसमेंट कर दी कि भाई मेरा चावल से मन भर गया है, मेरे को अभी मक्का खाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो जो वहाँ की ऑडियंस है वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं वो चावल से शिफ्ट होकर कहाँ चली जाएगी, मक्का की तरफ। तो वो मक्कई जो है, मक्का जो है उसका उत्पादन करने लग पड़ेगी। तो वैसे ही हुआ यहाँ पे, जो रॉयल फैमिलीज थी वहाँ की, उनकी रिलीजियस प्रेफरेंस जब चेंज हुई, जब उन्होंने हिंदुइज्म से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए, ठीक है, तो तब जो है ये इसका पतन हुआ, जहाँ आप कह सकते हैं ऐसा हुआ कि अंगोर वाट को हिंदू टेम्पल से बुद्धिस्ट टेम्पल के बीच में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर है सभी दोस्तों को क्वेश्चन? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट कोई बच गया हो तो आप बता सकते हैं बेझिझक, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मिल जाएगा। और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनका आप सभी दोस्तों को ईमानदारी से आंसर बताना। अगर नहीं मालूम है गूगल कीजिए, जैसे भी कीजिए आंसर दीजिए, ठीक है। और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, क्लास हो चुकी है आज की ख़त्म मेरे भाइयों। सभी दोस्त जाते जाते एक बार क्लास को अच्छे से लाइक करते हुए जाएंगे, और अगर आपका कोई सजेशन है क्लास के रिलेटेड तो वो भी बता दीजिएगा। इसके सिवा एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों, मिलेंगे कल फिर से नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।